ओके, सो वी आर डूइंग ईएमआई। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईएमआई शुरू किया था, और व्हाट वी डिड इज वी फिनिश्ड फेरेडेज लॉ है ना। हमने फेरेडे के सारे केसेस कंसीडर कर दिए थे, एंड फाइनली व्हाट वी कंक्लूड दैट जो चीज ईएमएफ इंड्यूस कर रही है या करंट इंड्यूस कर रही है लूप में, दैट वाज टाइम चेंजिंग फ्लक्स। टाइम चेंजिंग फ्लक्स, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक हमारे को लूप में करंट ऑब्जर्व कर पा रहे थे गैलोमीटर के डिफ्लेक्शन से। एंड इफ द फ्लक्स वाज नॉट चेंजिंग, करंट जीरो था। एंड वी आल्सो ऑब्जर्व दैट जितना स्पीड से फ्लक्स चेंज हो रहा है उतना ज्यादा करंट इंड्यूस हो रहा है, और जितना स्लोली फ्लक्स चेंज हो रहा है उतना कम करंट इंड्यूस हो रहा है। ओके, सो फाइनली जो फॉर्मूला आया था ईएमएफ इंड्यूस का, वो आया था d∅dt, और उसके साथ एक माइनस साइन अटैच हुआ था जो कि लेंस लॉ से आ रहा था। ओके, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। एंड आई सेड कि लेंस लॉ इज बेसिकली फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने स्टडी कर दिया सारा। दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल। सेकंड वाज मैग्नेट की जब हमने कॉइल रिप्लेस कर दिया और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, द कॉइल इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने मूवमेंट हटा दिया। हमने जो दूसरी कॉइल यहाँ पे रखी है उसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, तो जब भी की को टैप करते हैं, प्रेस इन करते हैं, स्विच आउट करते हैं, वापस से इस गैल्वेनोमेटर डिफ्लेक्शन आ रहा था। सो वी इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस आ गया, E इज इक्वल माइनस d∅dt। अगर कॉइल में n लूप्स है, n टर्न्स है, देन यू जस्ट पुट इट n डैश d∅dt, क्योंकि हर लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस जो है ये हो जाएगा, एंड करंट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ओके, अब लेंस लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। लेंस लॉ क्या बोलता है? जो माइनस साइन आ रहा है बेसिकली वो लेंस लॉ की वजह से आ रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो द लेंस लॉ basically helps us to find the direction of the induced current, to find the direction of the induced current. Okay, so this minus sign is telling us that the induced EMF is opposing the rate of the change of the flux, या change in flux को oppose कर रहा है। So हम लोगों ने लास्ट क्लास में we understood this कि अगर नॉर्थ पोल इसको अप्रोच कर रहा है, then what will happen is the flux passing through this coil in this direction will increase. The flux passing through this coil will increase, so it has to oppose the increase in the flux, and it will behave like north pole. From the law of conservation of energy, it will behave like north pole, this face of the coil. And north pole की तरह जैसे behave करना है, if you look it from the point of view of the magnet, magnet यहाँ से approach कर रहा है, then we need the magnetic field outside. हमारे को नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करना है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर। अगर हमारी आंख इस तरफ है तो ये फेस नॉर्थ पोल जैसे बिहेव होगा, और करंट जो है ना, अगर हम यहाँ से देखेंगे, इट विल बी द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंड अगर यही नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा होता, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होता, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा था, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होता, then the magnetic field should, the current should be such that it should oppose the decrease in the flux. It should oppose the decrease in the flux. तो जो करंट जैसा फ्लो होगा वो उस तरीके से फ्लो होगा कि उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बी है, एग्जिस्टिंग बी, उसी डायरेक्शन में अपना बी प्रोड्यूस करे। दैट इज इफ यू लुक फ्रॉम दिस एंड, जहां से नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाए, जो कि डिक्रीज इन बी को अपोज करेगा और बी को वापस से स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। सो इन दिस केस द करंट विल बी क्लॉकवाइज। दिस इज हाउ इट इज अपोजिंग द चेंज इन फ्लक्स,
एंड वी ऑल्सो सीन दैट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सपोज अगर अपन मैग्नेट को वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में दी थी, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, यानी इसमें जो पावर होगा, इलेक्ट्रिकल पावर, वो किसके एक्सपेंस पे आएगा? या जो बल्ब जलेगा इस सर्किट में, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट विल कम एट द एक्सपेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट. इसका मतलब मैग्नेट को कुछ टाइम बाद रेस्ट पे आ जाना चाहिए. सो दिस फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव एज द नॉर्थ पोल, जो इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और कुछ टाइम बाद मैग्नेट रेस्ट पे आ जाएगा. तो मैग्नेट की जो सारी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में चलेगी? वो इस लूप के अंदर करंट के फॉर्म में बल्ब को चलाने में चलेगी. सिमिलरली अगर अपन ने मैग्नेट को इस डायरेक्शन में पुश कर दिया इधर दूसरे वाले में, देन दिस फेस विल बिहेव लाइक साउथ पोल, जो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा. सो आफ्टर सम टाइम दिस मैग्नेट विल कम टू रेस्ट. तो इसकी सोचा सारी काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस्ट होकर किस में चलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चलेगी. सो लेंस लॉ इज बेसिकली अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Okay, is this clear now? Yes. Yes. So let's solve question based on the Lenz law. Magnetic field is increasing into the page with the time when a conducting loop of definite loop is placed in the plane of the paper. Magnetic field is increasing into the page with time when a conducting loop of definite radius is placed on the plane of the paper. Find the direction of the current in the loop. So हमारे को क्या दे रखा है? ये लूप दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है that is going inside the plane of the loop. क्रॉस का क्या मतलब होता है? फील्ड इज गोइंग इनसाइड, उसकी जगह डॉट बना देता मैं ऐसा, इन द फील्ड इज कमिंग आउटसाइड. और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक लूप रखा है रेडियस आर का, आर इज कांस्टेंट, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम. दिस इज इंक्रीजिंग विद टाइम. अगर बी टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स जो है बी डॉट ए विच इज बी इंटू पाई आर स्क्वायर, that will also increase with time. Flux with increase with time. अपने को निकालना है कि इसमें लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा या करंट का डायरेक्शन क्या होगा. सो व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज दैट इट विल अपोज द चेंज इन द फ्लक्स. लेंस लॉ क्या बोलता है? अपोज द चेंज इन द फ्लक्स. अभी फ्लक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है? इट इज इंक्रीजिंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोल. सो द इंड्यूस्ड करंट विल बी सच, इंड्यूस्ड current will be such that it will produce B in the outward direction. ओके ये तो हमारा एक्सटर्नल बी है और ये इंड्यूस बी है, जो बी आएगा इंड्यूस करंट की वजह से. तो ये बी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? आउटवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए. अगर बी आउटवर्ड डायरेक्शन में, बी इज द डायरेक्शन ऑफ द थंब, देन द करंट शुड फ्लो इन द क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो होगा तो इसकी वजह से जो बी इंड्यूस होगा वो आउटसाइड डायरेक्शन होगा, which will oppose the increase in the flux in the inside direction. So you can say that the current in this loop will be in the outward direction. आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन काम करते हैं. ये मेरा जो लूप है यहाँ पे बना हुआ अभी, इसी ये सर्कुलर लूप यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड है लंबा. ठीक है ऐसा, और ये पूरा लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. नाउ इफ आई स्टार्ट मूविंग दिस लूप इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v, अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव करना शुरू कर दो इस लूप को, what will be the direction of the induced current? what will be the direction of the induced current? अगर इस लूप को इस फील्ड में ऐसे चलाना शुरू कर दे, इस फील्ड के अंदर,
तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि लूप तो मैग्नेटिक फील्ड के बी के अंदर है। अच्छा सॉरी, आई एम सेइंग बी इज कांस्टेंट। बी इज कांस्टेंट, इस सवाल में बी कांस्टेंट है। तो लूप पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो जो फाई जो है वो बी इंटू ए है, और ना तो बी चेंज हो रहा है ना एरिया चेंज हो रहा है, जो पूरा का पूरा लूप अंदर है। तो द फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। इफ द फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, so the current will be zero, so there is no induced current in the circuit. Clear? Yes, sir. Now what I do is एक दूसरा लूप लेते हैं, and the loop is at the edge here now, and now this is loop starts moving out with the velocity v. अब क्या होगा? अब क्या होगा कि जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला रीजन ही है, जैसे जैसे सर्कल बाहर आएगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज डिक्रीजिंग। सो जिस जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया डिक्रीज हो रहा है। सो फाई इज व्हाट? फाई इज b into a, and this a is decreasing now. कौन सा a डिक्रीज हो रहा है? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। So if the phi is a is decreasing, then phi also starts decreasing. अगर phi decrease हो रहा है, then according to Lenz's law, we should oppose the decrease in phi. That means our induced current should be such that वो जो b प्रोड्यूस करेगा वो phi को डिक्रीज होने से रोके। That means जो भी करंट इंड्यूस होगा, it will produce b such that it is inside the plane of the paper. अगर b को इनसाइड प्लेन ऑफ द पेपर प्रोड्यूस करना है, देन द करंट शुड बी क्लॉकवाइज। अगर करंट क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या करेगा? b को इनसाइड प्रोड्यूस करेगा। b को इनसाइड प्रोड्यूस होगा, जो फ्लक्स इंड्यूस होगा, जो फ्लक्स होगा इंड्यूस करने की वजह से, वो अंदर की तरफ होगा, जो अंदर की तरफ डिक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। इज दिस क्लियर? Yes. हम्म। Yes. तो जब बिल्कुल अंदर था तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा था, तो इंड्यूस ईएमएफ था ही नहीं। जब बाहर आ रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उस डिक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, तो बी अंदर की तरफ आएगा। अब ये वाला सवाल लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? ये जो कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रही है। दिस इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, धीरे धीरे वो एरिया इंक्रीज होता जाएगा। धीरे धीरे वो एरिया इंक्रीज हो रहा है एज इट इज मूविंग इनसाइड। जब तक पूरा एंटर नहीं होता तब तक क्या हो रहा है? एरिया इज इंक्रीजिंग। एज द एरिया इज इंक्रीजिंग, जो इधर इस कॉइल के साथ जो फाई है, बी ए, बिकॉज ए इज इंक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज फाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इंड्यूस कर क्या करेगा? इंक्रीज इन फाई को अपोज करेगा। तो उसका बी का किस तरफ होना चाहिए? बाहर की तरफ होना चाहिए। तो थंब अगर बाहर की तरफ आ रहा है, तो फिंगर जो है वो इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है। सो द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इज दिस क्लियर? Yes. तो अपन ने चार तरह के सवाल किए। एक, जब लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो जिस भी डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ताकि फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करे। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है, तो फिर इंड्यूस करंट उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है,
ताकि जो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ना उसको रोके, डिक्रीज नहीं होने दे। वन थिंग। अब अगर मैं मान लूं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू कंसीडर द एरिया ऑफ द, ये अपना लूप। क्या एरिया, एरिया ऑफ द लूप नहीं, वो एरिया ऑफ द लूप जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि एरिया ऑफ द लूप तो कांस्टेंट है पाई आर स्क्वायर। मैंने इसे एरिया ऑफ द लूप, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एरिया ऑफ द लूप जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है या जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रहा है। अगर वो एरिया चेंज हो रहा है, जैसे कि लूप बिल्कुल अंदर लिया था अपन ने, तो अगर ये लूप कहीं पे भी मूव हुआ, एरिया चेंज ही नहीं हो रहा फ्लक्स का, तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो रहेगा। इस केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में जब ये लूप बाहर आ रहा है, तो जिस एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है वो एरिया डिक्रीज हो रहा है, उस वजह से फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा था, तो वो फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज करेगा। और इस वाले केस में जहां पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करेगा। उस हिसाब से करंट का डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? एनी डाउट यस हियर? सर, अगर बी में वेरिएबल होता तो? बी वेरिएबल होता तो फिर देखो, नाउ आई से दैट एरिया इज चेंजिंग एज वेल एज बी इज चेंजिंग। ओके, देन यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन, डी फाई बाई डी टी निकालने के लिए बी डी ए बाई डी टी प्लस ए डी बी बाई डी टी करना पड़ेगा। सो व्हाट इज, सी यू वांट टू फाइंड डी फाई बाई डी टी ना, तो तुम्हें आता है फाई इज इक्वल टू बी इनटू ए। सो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी डी ए बाई डी टी प्लस a dB by dt. Okay. And now whether the area is increasing or B is increasing, so you know dA by dt is positive or negative and dB by dt is positive or negative. As such, you know कि d phi by dt positive या negative है. अगर d phi by dt positive है, that means flux is increasing. अगर d phi by dt negative है, that means the flux is decreasing. उसके हिसाब से सवाल को सॉल्व करो फिर। आ गया समझ में? हाँ सर। एक्चुअली एंड ऑफ द डे यू शुड नो कि हमारे को फ्लक्स चेंज को अपोज करना है, और फ्लक्स चेंज किसकी वजह से हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लो। क्लियर? यस सर। लेंथ लो का लास्ट सेपरेशन कर लेते हैं, हालांकि इसको हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अगर ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल अगर इस कॉइल को अप्रोच कर रहा है, तो अगर अपन यहां से देखेंगे तो कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? जोर से बोलो, मेरे को पता नहीं मेरे स्पीकर एंटी में क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इस फेस को नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करना पड़ेगा। ये इसको आने से रोकेगा तो इसको रिपेल करना है, तो नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करेगा। सो नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, दैट्स ऑल, सिंपल। So how is induced EMF? How is EMF induced? We want to change flux. अब फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, सो विच इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? या तो बी चेंज हो जाए, या ए चेंज हो जाए, या फिर कॉस थीटा की वैल्यू चेंज हो जाए। बी का चेंज होने का मतलब क्या है? आइदर द मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद, राइट। ए चेंज होने का क्या मतलब है? या तो लूप श्रिंक हो जाए या लूप एक्सपांड हो जाए, दिस इज वन वे। या फिर वो लूप जो है ना, या तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो या मैग्नेटिक फील्ड से एग्जिट हो, ताकि जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया कम या ज्यादा हो जाए। एंड हाउ विल थीटा चेंज? हाउ विल थीटा चेंज? सो अभी तक हमने जितने भी सवाल किए ना, उसमें हमने क्या किया था, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड को, अब मैं आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड ले लिया, कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके, ऐसे ले लिया, और हमारा जो लूप था ये वाला लिया हमने। सो इसमें क्या था,
कि बी का डायरेक्शन आउटसाइड है, और जो इस ये जो लूप है, इसका जो एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी आउटसाइड है. सो द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड बी बोथ आर आउटसाइड, सो द एरिया थीटा इज एंगल इज 0. अगर हम इस लूप को, ये जो एक्सिस है, ये जो डायमीटर है इसका, ये जो डायमीटर इसका इन द प्लेन, ये डायमीटर जो है ना, ये एक्सिस जो है इन द प्लेन है, इन द प्लेन, इसके अबाउट रोटेट करना शुरू कर दो, इसके अबाउट रोटेट करना शुरू कर दो, तो क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी। ये जो अभी है, ये ऐसे रोटेट होगा, तो ये एरिया जो है, अब एरिया वेक्टर बी के साथ अलग अलग एंगल बनाएगा. रिमेंबर, वी आर नॉट रोटेटिंग इट लाइक दिस. हमने एक्सिस ये वाली नहीं ली है. अगर हमने एक्सिस ये वाली ली थी ना, जो जो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती, तो हमारा लूप उसी प्लेन में रोटेट हो जाता. अगर उसी प्लेन में रोटेट हो जाता ना, तो कोई फायदा ही नहीं होता. सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट द लूप इज नॉट रोटेटिंग द सेम प्लेन. द लूप का एक्सेस उसी प्लेन में होना चाहिए, एंड द लूप रोटेट अबाउट द एक्सेस व्हिच इज इन द प्लेन. तो उससे क्या होगा? कभी लूप प्लेन में होगा, कभी लूप प्लेन के बाहर आएगा. जैसे अभी ये जो लूप है, ये बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका जो एरिया वेक्टर लूप का, वो मैग्नेटिक फील्ड के बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा. फ्लक्स 0 हो गया एक्चुअली, और अभी फ्लक्स मैक्सिमम है. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज थीटा विल चेंज, और थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा. क्लियर है ये? Yes, sir. So there are three ways of inducing the flux. Either the area changes or the magnetic field B changes. तो अगर एरिया चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? dA/dt हो जाएगा. तो उसका सवाल कर लेते हैं. A circular loop of radius 10 cm is placed in a uniform magnetic field of 5 Tesla. तो सर्कुलर लूप की रेडियस क्या रहती है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है. सर्कुलर लूप की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी क्या दे रखा है? 5 टेस्ला. B is equal to 5 Tesla. Such that the field is perpendicular to the plane of the coil. Radius of the coil is changing at a rate of 5 millimeter per second. So you are given dr/dt is equal to 5 millimeter per second. Find the induced EMF. अब induced EMF निकालना है. So induced EMF is what? Induced EMF is minus d5/dt. यहाँ पे याद है, कोई माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए. तो ऐसे माइनस साइन लगाने से हमारे को कुछ पता नहीं चलेगा, वो तो सिर्फ उस अपोज के लिए. मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ का. तो फाई क्या है? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, विच विल बी इंटू पाई आर स्क्वायर. सो डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा? ट्वाइस बी पाई आर डी आर बाई डी. Now remember this d5 by dt, dy by dx, this is always instantaneous, है ना? This is always instantaneous. अगर मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लेता हूं, या डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लेता हूं, दैट इज एवरेज ओवर द एंटायर टाइम पीरियड. दिस इज इंस्टेंटेनियस. और उसका रीजन है, क्योंकि अभी जो मैं आर की जो वैल्यू पुट करूंगा इस समय आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है. तो क्या आ गया? 2 × 5 × पाई इंटू आर इज 10 सेंटीमीटर. उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया. डी आर बाई डी टी इज 5 मिलीमीटर पर सेकंड. उसको वापस से मीटर में कन्वर्ट कर दिया. ये आ गया. So this comes out to 5 to the 10, 100, 500 pi into 10 to the minus 5, which is 5 pi into 10 to the minus 3. This is only at that instant when the radius is 10 centimeter. हो सके 5 सेकंड बाद अगर हम लेंगे तो रेडियस चेंज हो जाएगी, तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो d5/dt भी चेंज हो जाएगा. ओके, सो दिस इज एट दिस इंस्टेंट. सो अगर मैं क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट दिस इंस्टेंट. एट विच इंस्टेंट? एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, बिकॉज द रेडियस इज चेंजिंग विद टाइम. तो कुछ टाइम बाद रेडियस चेंज हो जाएगी. Yes, sir. आ गया? सो आंसर इज 5 pi into 10 to the minus 3 वोल्ट.
और यहाँ पे हमने खाली मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन के लिए हमारे को देखना होगा कि बी और ए का डायरेक्शन क्या, उसके हिसाब से हम बताएंगे ये में इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगा, राइट। Yes, sir. Done, sir. ओके, डन। Yes, sir. फ्लक्स के भी सवाल कर देते हैं हम लोग, तो हमने फ्लक्स के सवाल किए नहीं है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द बटरफ्लाई नेट। ये बटरफ्लाई नेट की रिंग है, और ये पूरी यहाँ पे ये नेट बनी हुई है, रैंडम शेप है, ठीक है। इफ इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये नेट का जो एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला है ना, बाहर का पूरा 3D एरिया ये तो है ना। तो इस पूरे एरिया से बताओ कि टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है, इस एरिया से, जो कि बिल्कुल रैंडम एरिया है, उससे टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है। The zero. जीरो कैसे, नहीं नहीं, मेरे को खाली ये वाला एरिया ले, ये वाला एरिया नहीं लेना, ये वाला एरिया नहीं लेना, खाली ये वाला एरिया, नेट बटरफ्लाई नेट वाला एरिया ले। आगे की रिंग जो है, वो रिंग है, तो उससे पूरी नेट बनी हुई है ना। Mm, mm, अगर कोई क्लोज सरफेस एरिया है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, देन द नेट फ्लक्स इज जीरो, देन द नेट फ्लक्स इज जीरो। ओके, तो जितना फ्लक्स इस एरिया से एंटर होगा, उतना ही तो फ्लक्स बटरफ्लाई के नेट वाले एरिया से बाहर निकलेगा। तो अगर इसकी रेडियस आर मान लेते हैं अपन, इसकी रेडियस अगर आर मान लेते हैं, तो फ्लक्स कितना एंटर हो रहा है, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने ऐसा ही रखा है बटरफ्लाई नेट को, जो बी के परपेंडिकुलर है, या एरिया वेक्टर उसके अलाइन है डायरेक्शन में। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स विच इज एंटरिंग। तो जितना फ्लक्स एंटर होगा, उतना ही तो फ्लक्स बाहर आएगा। सो दैट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एरिया, जो बटरफ्लाई नेट का सरफेस एरिया, दैट विल बी बी इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। mm. एक फ्लक्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल ऑफ साइड ए एंड बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग द करंट आई। ओके, तो क्या दे रखा है हमारे को सवाल में, हमारे को एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है, जो कि आई करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। और इससे डिस्टेंस आर पे एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, नहीं रेक्टेंगुलर नहीं, हाँ रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, जिसके डायमेंशन हमारे को दे रखे हैं। सो इसमें इस वायर में जो है, ये इनफाइनिट लॉन्ग वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, यहाँ से डिस्टेंस आर है, इधर एक लूप रखा है, और लूप के डायमेंशन क्या दे रखे हैं, ओके, लूप के डायमेंशन दे रखे हैं हमारे को, ये साइड लेंथ तो ए दे रखी है,
और ये साइड लेंथ बी दे रखी। हमारे को इस लूप में से फ्लक्स निकालना। अच्छा, वी नो दैट बी ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो डी के साथ वेरी करता है, सो बी इज नॉट कांस्टेंट। बी, अच्छा, मगर इस बी का डायरेक्शन क्या होगा, इफ आई पुट माय थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, माय फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड। इसका मतलब इन सब जगह जो बी का डायरेक्शन है वो तो इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इधर भी, राइट, सब जगह इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं, इस वायर से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। So at the distance x from the wire, we take a strip of thickness dx. तो इस छोटी सी पतली सी स्ट्रिप का जो एरिया हो जाएगा डी ए, वो हो जाएगा, इसकी लेंथ तो b है और विड्थ dx है, इसकी लेंथ b है और विड्थ dx है, तो dA हो जाएगा b इंटू डी एक्स। तो इस छोटे से एरिया ds से जो फ्लक्स d फाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, b इंटू डी ए, एंड b इज व्हाट, b इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, ये जो x डिस्टेंस है। So this is mu naught I upon 2 pi x, and dA is what? B dx. So this is mu naught I B upon 2 pi, ये सब तो कांस्टेंट है, and dx upon x. Right? यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. So now what is happening is, see, here B is not constant. So हर एक छोटे छोटे एरिया से फ्लक्स भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो हमारे को हमारा इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट आइडेंटिफाई करना होगा, उसके हिसाब से स्मॉल फ्लक्स निकालना होगा। और जब पूरा फ्लक्स निकालना डी फाई, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इधर से भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, एक्स की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जो कि नियरेस्ट एंड ऑफ द वायर है, वहां से होगी। एक्स की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो तो हो जाएगी आर, और एक्स की जो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी। एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा आर से लेके आर प्लस ए तक। अभी म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई तक बाहर आ जाएगा, सो म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, ये बाहर आ गया। दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x, x वेरीज फ्रॉम r टू r प्लस, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, तो ln ऑफ x हो गया फ्रॉम r टू r प्लस a, which will be equal to mu naught IB divided by 2 pi ln of R plus A by R. This is the result. इतना फ्लक्स पास हो, mu naught IB upon 2 pi ln of R plus A by R. Is this clear? Yes, sir. ठीक है, उतार लो इसको, we'll over the class here only.